नमस्कार, आपका स्वागत। मैं हूं सुधांशु रंजन। 24 अप्रैल 1973 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है और अगर हम कानूनी इतिहास की बात करें तो शायद सबसे महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया था केशवानंद भारती मामले में। ये अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ का फैसला था, यानी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी जिसमें 7-6 का फैसला था। बहुमत से 7 न्यायाधीशों ने फैसला दिया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का सीमित अधिकार नहीं है। जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक फ्रेमवर्क और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनएमेंडेबल। आज तथ्यता में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो फैसला क्या था, उस फैसले की पृष्ठभूमि क्या थी, किन परिस्थितियों में वो फैसला आया। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विचार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी 13 जजों की, और ये भी बता देना समीचीन होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 14 थी, यानी कुल 14 जज थे और ये संविधान पीठ 13 जजों की बनाई गई थी क्योंकि हमेशा अयुग्म संख्या रखी जाती है, ऑड नंबर, ताकि अगर मत विभाजन हो जाए तो बहुमत का फैसला जो है वो मान्य होगा। उसमें 7-6 के फैसले में कहा गया कि संसद का अधिकार सीमित है और उस फैसले ने स्थायी रूप से संसद की विधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर रोक लगा दी। उस समय बहुत इसको लेकर के चर्चा हुई, बहुत हंगामा हुआ। लेकिन पहले ये समझ लें कि फैसला क्या था और फैसले की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों ऐसा फैसला देना पड़ा। तो इसके लिए पहले थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब से संविधान लागू हुआ तब शुरू से ही संसद की विधायी शक्ति को चुनौती दी गई। 1951 में पहला मामला आया शंकरी प्रसाद का। इसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला दिया कि संसद की विधायी शक्ति असीमित है, यानी जितना भी संशोधन संविधान में करना चाहे संसद कर सकती है। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला इसी मुद्दे पर 1965 में सज्जन सिंह मामले में आया। उस समय भी संसद की विधायी शक्ति को चुनौती दी गई थी, लेकिन इस बार जो है फैसला एक मत से नहीं आया। हालांकि बहुमत ने माना कि शंकरी प्रसाद का फैसला सही था और संसद के पास जो संशोधन की शक्ति है वो अपरिमित है, लेकिन ये 3-2 का फैसला था। ये उसमें 2 न्यायाधीशों ने असहमति व्यक्त की थी। ये दोनों थे न्यायमूर्ति मुढोलकर और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। जस्टिस मुढोलकर ने उसी में यह सवाल उठाया था कि क्या संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार है, और जस्टिस हिदायतुल्ला ने कहा था कि अगर मौलिक अधिकार सचमुच मौलिक हैं तो क्या ये संसद के बहुमत का खिलौना बन सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैसला है वो 27 फरवरी 1967 को आईसी गोलकनाथ मामले में फैसला है, जबकि 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-5 से फैसला दिया, यानी बहुमत 6 जजों का था और उसने फैसला दिया कि संसद की शक्ति संशोधन करने की सीमित है और मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही दूरगामी महत्व का फैसला था और पहली बार अचानक सुप्रीम कोर्ट एक पॉजिटिविस्ट कोर्ट से एक एक्टिविस्ट कोर्ट बन गया और जजों ने जो है सो खुल करके एक राजनीतिक पक्ष ले लिया था। उस समय ही बड़े बड़े विधिवेत्ताओं ने बड़ी आलोचना की थी कि संसद की विधायी शक्ति को इस तरह से सीमित करना सही नहीं है, क्योंकि जनादेश तो जो है वो संसद के पास ही होता है और इसीलिए संसद को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये फैसला दिया गया और उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था। उसके बाद भी कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था जिससे सरकार को जो है सो वो अच्छा नहीं लगा। सरकार विचलित हुई। बैंक नेशनलाइजेशन केस और प्रीवी पर्स एवोल्यूशन केस, ये तमाम फैसले सरकार के खिलाफ गए थे। लेकिन फिर अगर हम गोलकनाथ की बात करें तो उसको लेकर के विवाद तो था ही, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बा राव, जिन्होंने वो फैसला लिखा था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, तो ये माना गया कि ये राजनीति से प्रेरित ये फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है सो एक आरोप भी लगाया गया कि
जज भी राजनीति से प्रेरित होकर के फैसला देते हैं। और बाद में बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स का जैसा मैंने कहा वो फैसले आए, तो इससे सरकार विचलित हुई। 1971 में सरकार ने लोकसभा का मध्यावधि चुनाव करवाया और कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ कहा गया कि अगर उसकी सरकार आती है तो संविधान में कुछ मौलिक संशोधन किए जाएंगे ताकि जो प्रगतिशील कदम सरकार उठाना चाहती है वो ठीक से कर सके। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है। जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस आर, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कर रही थी, उसको 356 सीटें मिली, यानी प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार वापस आ गई। इसलिए माना गया कि जनादेश था कि जो सरकार करना चाहती है करे, यानी संविधान संशोधन अगर करना चाहती है तो करे। तो गोलकनाथ के फैसले को जो है सो पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। उसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज दैट टेक अवे और एब्रिज फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन करे या उसको कम करे। तो उसकी परिभाषा में संशोधन नहीं आता है, इसलिए अनुच्छेद 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि संशोधन को हम कानून नहीं कहेंगे। यानी कानून अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो ठीक है, लेकिन संशोधन कानून नहीं है, इसलिए वो 13 के दायरे से बाहर रहेगा। इसको लेकर के फिर बहुत हंगामा हुआ और ख़ास करके जो संपत्ति वाला वर्ग था, प्रॉपर्टी क्लास, उसने भी बहुत हंगामा किया कि ये गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए संविधान संशोधन लाया गया है, जो कि सही नहीं है। कुछ और भी बातें हुई। उसके बाद 1971 केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को केशवानंद भारती में चुनौती दी गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये जो है छूट भी दे दी कि वो 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन को भी चाहे तो चुनौती दे सकता है, और उन संशोधनों को भी चुनौती दी गई। इसमें जो महान्यायाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के हैं और फिर अन्य राज्यों के जो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने बड़ी अजीब दलील दी। उन लोगों का कहना था कि संसद के पास असीमित अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यानी कुछ जजों ने पूछा कि क्या इस असीमित अधिकार का मतलब ये होता है कि संसद चाहे तो भारत को एक लोकतंत्र से बदल करके तानाशाही में परिवर्तित कर दे, या एक सेकुलर स्टेट को, पंथ निरपेक्ष राज्य को जो है सो धर्म आधारित थियोक्रेटिक स्टेट बना दे। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल और उन सारे एडवोकेट जनरल का कहना था कि हाँ, संसद के पास ये शक्ति है। इससे शीर्ष अदालत बहुत विचलित हुई कि इसका मतलब तो ये है कि कुछ भी सरकार कर ले। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सब कुछ कर सकते हैं तो यानी पूरे संविधान को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल और बाकी एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं, पूरे संविधान को ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ प्रावधान तो बचा के रखने होंगे ताकि सरकार चलाया जा सके। इस पर फिर न्यायाधीशों ने सवाल किया कि आखिर वो कौन से अनुच्छेद हैं, कौन से प्रावधान हैं जिनको बचा के रखना है ताकि संविधान को बचाया जा सके। इसका कोई भी जवाब न तो अटॉर्नी जनरल के पास था, न किसी एडवोकेट जनरल के पास था। आपको ये बता दें कि आईसी गोलकनाथ में जो फैसला आया था उसके बारे में कुछ विद्वानों, विधि विशेषज्ञों की ये राय थी कि ये जो है सो एक डर के तहत फैसला दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से संविधान में संशोधन किए जा रहे थे, इससे सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो गया और लगा कि इससे तो पूरे संविधान को तहस नहस करके रख दिया जाएगा। और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स, वो सही जगह है जहाँ के इस तरह से जो संविधान को कुचला जा रहा है, जो इंजन ऑफ अमेंडमेंट है, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जब गोलकनाथ के बाद केशवानंद में ये तर्क दिया गया कि किसी भी हद तक सरकार संशोधन कर सकती है, तो इससे शायद और भी मुझे लगता है कि डर बढ़ गया कि इसका मतलब ये है कि कल की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार ताला लगा दे, कोई संशोधन ले आए कि न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा। ननी पालकीवाला जो कि उसमें लीड काउंसिल थे, उन्होंने बहस की कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है
पार्लियामेंट इज ए क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद जो है वो संविधान की निर्मिति है, संविधान के कारण बनता है। लोगों ने अपने आप को संविधान दिया। वी द पीपल गेव कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड द पार्लियामेंट। इसलिए संसद जो है वो संविधान के अधीन है, संविधान संसद के अधीन नहीं है। और सरकार 2 चरणों में वो काम नहीं कर सकती है जिसको कि वो 1 चरण में न कर सके। यानी पहले चरण में अनुच्छेद 13 में संशोधन करके उसने उन सीमाओं को ख़त्म किया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसने कह दिया कि ये संशोधन कानून नहीं है। और उसके बाद आप वो कानून बना रहे हैं जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो इस तरह से 2 चरणों में हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान सर्वोच्च है और संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। इस पर 13 जजों की पीठ का फैसला जो था फिर से पूरी तरह से बटा हुआ था। 7-6 का फैसला है जिसमें 7 जजों ने ये माना कि गोलकनाथ का फैसला गलत था। ये संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। लेकिन इसमें जो 7 जज था जिसका बहुमत था उसमें जस्टिस एच.आर. खन्ना भी थे और उन्होंने कहा था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के अध्याय में रखा गया है, एक मौलिक अधिकार उसको माना गया है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। इस कारण से ये माना गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं अमेंडेबल हैं, उनमें संशोधन हो सकता है। बाद में जस्टिस खन्ना ने इलेक्शन केस यानी इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण में ये स्पष्ट भी किया था कि ये एक गलत धारणा बन गई कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन हो सकता है, मैंने केवल संपत्ति के अधिकार की बात की थी। हाँ, केशवानंद भारती में एक और भी बात सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया था कि जो अनुच्छेद 368 हैं जिसमें प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे संविधान में संशोधन हो सकता है, उसको भी सरकार चाहे तो संशोधित कर सकती है, क्योंकि संसद के पास असीमित अधिकार होना चाहिए। और अगर असीमित अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर वो काम असंवैधानिक तरीके से होंगे जो काम संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लोग अख्तियार कर लेंगे और वो देश के लिए बहुत ही घातक होगा। अब सवाल ये है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, ये 7 जजों के फैसले में क्या एक मत से ये बातें आई थी, इसके बारे में उस मामले में काम करने वाले एक अधिवक्ता, बड़े नामी अधिवक्ता, बाद में काफ़ी उनका नाम हुआ, टी.आर. अंध्यारुचिन, उन्होंने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं और उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है। उनका कहना है कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था और जस्टिस जगन मोहन रेड्डी ने एक जगह लिखा है कि शुरू से ही जो है सो बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित थे सारे न्यायाधीश और ये उनके विचार भी बिल्कुल तय हो चुके थे कि इसमें क्या करना है और आपस में बहुत बातचीत भी नहीं हो पाई थी। 11 अलग अलग जो है फैसले दिए गए, 11 सेपरेट जजमेंट्स, और उन सभी जजमेंट को सभी जजों ने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि 25 अप्रैल 1973 को मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी सेवानिवृत्त हो रहे थे और इसलिए 24 अप्रैल तक वो फैसला दिया जाना था। तो 7-6 के हिसाब से फैसला हुआ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात केवल जस्टिस एच.आर. खन्ना के फैसले में है, बाकी 6 जजों के फैसले में नहीं है। जो 7 जज थे जिन्होंने बहुमत से फैसला दिया उनमें मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी थे, जस्टिस जी.एम. शेलट, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर, पी. जगन मोहन रेड्डी, एच.आर. खन्ना और एस. मुखर्जी थे। जबकि 6 जजों ने माना कि संसद के पास असीमित अधिकार है और वो थे जस्टिस ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, के.एच. मैथ्यू, एम.एच. पेग और एस.एन. द्विवेदी। जस्टिस खन्ना ने इसकी चर्चा की और यही बात जो है सर्वमान्य हो गई कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया सकता। तो ये बात कैसे आई, इस पे अंध्यारुचिन ने लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने एक पेपर सर्कुलेट किया, व्यू ऑफ द मेजॉरिटी। अब चूंकि वो 11 फैसले तो सबों ने पढ़े नहीं थे, इसलिए 9 ने तो दस्तखत किया, लेकिन 4 न्यायाधीशों ने दस्तखत करने से मना कर दिया। लेकिन जो भी हो, ये बात हो गई कि
बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का अधिकार संसद को नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसकी कोई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। तो कहा जाता है कि इट डिड नॉट गिव अ कॉन्क्लूसिव डिफिनीशन, इट गेव एन इंक्लूसिव डिफिनीशन, दैट इज व्हाट इट गेव सर्टेन एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण दिए, जैसे कहा कि डेमोक्रेसी इज ए फ्यूचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ इज ए फ्यूचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज ए फ्यूचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ उदाहरण दिए और बाद के फैसलों में उसको और सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ाया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में वो शक्ति ले ली कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और बाद में अलग अलग फैसलों में उसमें नए नए विषय जो है सो जुड़ते चले गए। अब ये बात आती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो है अवधारणा कहाँ से आई थी। इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। एक तो ये माना जाता है कि प्रोफेसर AR ब्लैकशील्ड ने एक आर्टिकल लिखा था गोलकनाथ के फैसले के बाद, और उसमें ये कहा था कि उस फैसले की क्या कमियां हैं और संविधान को बचाने के और क्या तरीके हैं, उसमें उन्होंने इस तरह की बात की थी। एक जर्मन विधिवेत्ता थे डीटर कॉनरेड, वो 1965 में आए थे, उनका एक भाषण हुआ था, क्योंकि जर्मनी के संविधान में भी एक बेसिक लॉ है और उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर जैसी बात है, और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी थी। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भी लिखा है कि एक बार मैं भाषण दे रहा था जिसमें मैंने कहा था कि संविधान का एक मूल ढांचा है, मूल स्वरूप है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस मेरे लेक्चर को पालकीवाला सुन रहे थे और उन्होंने उस जो है अवधारणा को विकसित किया केशवानंद भारती मामले में। और एक ये बात है कि जब केशवीय गोलकनाथ मामले में बहस हो रही थी तो उसके लीड काउंसिल KM नाम्बियार ने भी ये कहा था कि क्या इस तरह से कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में, तो उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात थोड़ी सी आई थी। लेकिन मैंने जो कहा कि कुछ सनसनीखेज खुलासे किए गए थे AR अंध्यारुचिन के द्वारा, उसमें उन्होंने ये भी कहा, जगनमोहन रेड्डी की बात कही, कुछ और जजों की बात कही कि न्यायालय का वातावरण बिल्कुल जहरीला हो गया था, न्यायाधीश पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके थे, लेकिन उसके बाद ये फैसला आया और ये रहस्य बना रह गया कि ये कैसे संभव हो पाए। लेकिन अब ये मान्य हो चुका है कि हाँ, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है संसद को। उस समय बहुत बड़े बड़े विधिवेत्ताओं ने कहा था कि जो न्यायपालिका है जिसका कोई लोकतांत्रिक आधार नहीं है, अनइलेक्टेड जजेस आर एज्यूमिंग द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो निर्वाचित संसद है उसके अधिकार को छीनने की कोशिश हुई है, छीना गया है, बहुत बड़े बड़े विधिवेत्ताओं ने माना। लेकिन बाद में जब कुछ ऐसे और संविधान संशोधन आए जिससे लगा कि संविधान की आत्मा ही नष्ट हो जाएगी, तो फिर उन्हीं विधिवेत्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को नहीं बदलने का फैसला देकर एक बहुत बड़ी सेवा की है, क्योंकि संविधान को उच्चतम न्यायालय ने बचा लिया है। एक और भी दिलचस्प बात इसमें यह है कि 25 अप्रैल 1973 को मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन 24 अप्रैल तक सरकार की ओर से ये घोषणा नहीं की गई थी कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। ये परंपरा रही थी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, और काफ़ी पहले ये घोषणा भी हो जाती है। लेकिन चूंकि ये केशवानंद भारती मामले में बहस चल रही थी तो सरकार ने घोषणा नहीं की। और उसके पहले मोहन कुमार मंगलम जो स्टील मंत्री थे, उन्होंने कमिटेड जुडिशियरी का भी नारा दिया था कि ऐसी न्यायपालिका हो जो सरकार के साथ कदम ताल करे, सरकार के प्रगतिशील कदमों का साथ दे। तो एक चिंता का वातावरण बना हुआ था और 24 अप्रैल तक घोषणा नहीं हुई। जब केशवानंद भारती मामले में फैसला आया तो 25 अप्रैल को सरकार की ओर से घोषणा की गई कि अगले मुख्य न्यायाधीश AN रे होंगे, अजीत नाथ रे, यानी 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अपकृत करके, सुपरसीड करके उनको मुख्य न्यायाधीश बनाने की घोषणा की गई। ये 3 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, जस्टिस GM शेलेट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, उन्होंने आकाशवाणी पर समाचार सुना और वो बिल्कुल अचंभित, स्तब्ध रह गए कि ये क्या है। वो सभी तुरंत छुट्टी पे चले गए, बाद में उन्होंने इस्तीफे दे दिए। ये जस्टिस AN रे का इतिहास ये रहा था कि वो हर मामले में सरकार का साथ देते थे। केशवानंद भारती में भी उन्होंने सरकार का ही साथ दिया था कि संसद के पास असीमित शक्ति है, और भी बैंक नेशनलाइजेशन हो या और जितने मामले हैं उस सब में उन्होंने इसी तरह का साथ दिया था। फिर एक और बात बता दें कि ये जो है बाकी चीज़ों के साथ साथ कहा जाता है इसमें काफ़ी
संदर्भ भी दिए गए हैं। उसमें आयरलैंड का एक फैसला आया था चीफ जस्टिस कैनेडी का, वो एक डिसेंट के रूप में आया था, असहमति थी, जिसमें वहाँ भी यही बात की गई थी कि वायर कैट्स को ये ताकत नहीं है जो वहाँ की संसद है कि वो जो चाहे वैसा संशोधन कर दे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं अंत में कि आज की तारीख में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है पूरी तरह से स्थापित हो चुका है और इसको अब नहीं बदला जा सकता है, बल्कि इसको इस हद तक और आगे बढ़ा दिया गया है कि उस समय ये कहा गया था कि संविधान संशोधन को मौलिक ढांचे की कसौटी पे परखा जाएगा, लेकिन एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की एक अधिसूचना को भी बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी पे परखने का काम किया, क्योंकि राज्य सरकार को भंग करने की चुनौती दी गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगाना कितना उचित है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद जो है, फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को भी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे उसकी समीक्षा की। तो बहुत धन्यवाद आपको हमारे ये कार्यक्रम देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।